हेलो बालकों, देखिए क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है उसमें पार्ट 3 के रूप में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत आवेश कूलाम का नियम और कूलाम का नियम तक पढ़ाया जा चुका है। विद्युत क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं क्या होती है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र किसी का भी एक एरिया होता है अपना। तो जब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे किसी भी आवेश का, जिसे कोई आवेश यहाँ पर रख देंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो इसका यह एक अपना एक एरिया बना लेता है। और इस एरिया में, तो कहाँ तक एरिया में, तो कोई अन्य परीक्षण आवेश अगर लेकर आते हैं आप, क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अगर लेके आएंगे तो वो परीक्षण आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस आवेश का उतना क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो परिभाषा जान लीजिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। थोड़ा जान लीजिएगा, यदि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश समान रूप से बल का अनुभव करे तो उसे समरूपी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे समरूपी विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और यदि परीक्षण आवेश भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न बल का अनुभव करता है तो उसे हम असमरूपी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। असमरूपी विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यदि बदलता है तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग विद्युत बल का अनुभव करता है तो हम लोग उसे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आगे चलते हम लोग विद्युत बल रेखा के बारे में। चलिए आगे देखते हैं विद्युत बल रेखा के बारे में। विद्युत बल रेखा क्या है? इसके लिए फैराडे नामक एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया कि किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखा को दिखाया जाए। तो इनके अनुसार, फैराडे के अनुसार विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, सुनिएगा। फैराडे के अनुसार विद्युत बल रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। इसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं। तो ये इसी को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, विद्युत बल रेखा के कुछ गुण होते हैं। गुण को हमने लिख दिया यहाँ पे ताकि समय कम लगे। देखें, गुण में पहला है विद्युत बल रेखा किधर से किधर चलती है। विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जैसे यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ से यह निकलेगा, धन आवेश से निकलेगा। तीर धन से दूर होता है, धन से निकलता है, प्रारंभ होता है और कहाँ पे समाप्त हो जाती है, तो ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तीर इसमें अंदर की ओर होता है, अंदर चला जाता है। तो धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। दूसरा है गुण, दो बल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो बल रेखा है, जिसे यह बल रेखा है फिर ये बल रेखा है, एक दूसरे को कभी भी ऐसे प्रतिच्छेद नहीं करती है। कारण जान लीजिए क्यों नहीं करती है। अब यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो वहां पर दो स्पर्शी रेखाओं का
2 स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। और हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्शी उसका विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो यहाँ पर दो दिशाएं हो गई हैं। तो विद्युत क्षेत्र यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो वहाँ पर 2 दिशाएं काम करने लगती हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र में 2 दिशाएं नहीं होती हैं, एक दिशा काम करती है, इसीलिए प्रतिच्छेद नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, Q से उत्पन्न बल रेखाओं की संख्या Q/ε0 होती है। गॉस का प्रमेय है, तो गॉस का प्रमेय हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो जान लीजिएगा। इससे कोनो आवेश यहाँ पर अकेले रख दिया गया है तो उससे कितना बल रेखा उत्पन्न होगी, तो Q/ε0। शुरू में बता चुके हैं, आवेश में अगर आप ε0 का वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, आवेश में ε0 की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा तो बल रेखाओं की संख्या निकल जाएगी, आ जाएगी। अगला है 4 नंबर, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे हमने यहाँ पर अभी बताया कि यदि कोई विद्युत बल रेखा गई है, विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, तो इस पर अगर स्पर्शी रेखा खींचते हैं तो स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला स्पष्ट हो जाएगा कि एक बल रेखा एक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। तो सारी बल रेखाएं एक ही साइड में जाती हैं, तो जब सारी बल रेखाएं एक ही साइड में जाती हैं तो एक ही ना विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और यहाँ पर जब प्रतिच्छेद करेगा तो 2 डायरेक्शन में जाने लगेंगी, तो प्रतिच्छेद बिंदु से 2 दिशा निकलेगी, अतः यह संभव नहीं है, ये वाला संभव है। तो विद्युत बल रेखा पर स्पर्शी खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। 5वां, धन आवेशित अनंत चादर के कारण रेखाएं चादर पर लंब होती हैं। जिसे कह रहा है कि यदि कोई धन आवेशित चादर है, इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग अगले नेक्स्ट चैप्टर में होगा, तो याद रहे, धन आवेशित अनंत लंबाई का धन आवेशित चादर है, तो धन आवेशित अनंत चादर के कारण चादर पर क्या होती है, बल रेखाएं लंब होती है, चादर पर लंब होती है बल रेखाएं, याद रखेंगे। आगे, किसी चालक के भीतर बल रेखा नहीं होती है, जिससे चालक के भीतर नहीं तो चालक के सतह पर बल रेखाएं होती हैं। 7 नंबर है, बल रेखा की दिशा में विभव का मान घट जाता है। जैसे बल रेखा की दिशा में जब आगे बढ़ेंगे तो विद्युत विभव का मान घटता है, बल रेखा की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा समांतर तथा समान दूरी पर होते हैं। जैसे जब एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो बल रेखाएं समांतर होंगी और समान दूरी पर बनाए रखती हैं। यह भी कारण है नहीं काटने का। अब आगे देखिए 9 नंबर, बल रेखा सम विभव पृष्ठ तथा चालक सतह पर लंब होती हैं। विद्युत बल रेखा सम विभव पृष्ठ तथा चालक सतह पर लंब होती है, 90 अंश का एंगल बनाती है, कोण बनाती है। और लास्ट देख लीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में धन आवेश कण का प्रारंभिक वेग 0 होता है। एक बार फिर से जान लीजिएगा, बोल देते हैं, स्पष्ट नीचे दिख नहीं रहा होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित कण का प्रारंभिक वेग 0 होता है। यहाँ पे हम लोग विद्युत बल रेखाओं के बारे में जाने, अब आगे हम लोग जानते हैं नेक्स्ट हेडिंग। चलिए देखते हैं अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यदि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाया जाता है। E बराबर F/Q0। देखिए एक बार डिफिनेशन इसके हिसाब से बोल देते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक, इसको एकांक कर लीजिए, प्रति एकांक परीक्षण आवेश
पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहा जाता है। तो यदि तो यहाँ पे हो जाता है, ये क्या है, Q नॉट, जहाँ Q नॉट परीक्षण आवेश है, F उस पर लगने वाला विद्युत बल है, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। कई बालक यहाँ पे सोच रहे होंगे कि Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश क्या होता है, तो थोड़ा जान लीजिएगा। परीक्षण आवेश एक प्रकार का अत्यंत सूक्ष्म आवेश है जिसे हम धनावेश माना जाता है। इस परीक्षण आवेश का कोई न तो अपना विद्युत क्षेत्र होता है, यह जहाँ रहता है उसको प्रभावित नहीं करता है, माने इसका कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं माना गया है। बस तो ये 3-4 चीज़ याद कर लीजिएगा। परीक्षण आवेश का बहुत आकार सूक्ष्म माना गया है, यह धनावेश होता है और इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यह जहाँ पर रहता है वहाँ पर उसको प्रभावित भी नहीं करता है। और एक और जान लीजिएगा, परीक्षण आवेश का काम केवल इतना है कि किसी विद्युत क्षेत्र की परीक्षण करना, कि उस वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, चाहे जो भी अन्य। तो आगे इसमें अब दिशा जान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है। पालक समझ लीजिएगा, परीक्षण आवेश की तीव्रता की दिशा माइनस, अभी हम विद्युत बल रेखा पढ़े कि धन आवेश से प्रारंभ होती है विद्युत बल रेखा और ऋण आवेश की ओर आती है। तो याद रहे, धन आवेश से दूर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा याद रख लीजिए, इसको सेंटेंस के रूप में, धन आवेश से दूर जाती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर आती है। याद कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा धन से दूर और ऋण की ओर होती है और लंबवत होती है, 90 अंश का एंगल पे आती है विद्युत बल रेखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देख लीजिए इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे जो E बराबर F बटा में Q नॉट है, तो यदि हम F बराबर E Q नॉट भी कर सकते हैं। इस सूत्र का आगे बहुत प्रयोग होने वाला है, इसलिए इसको याद रखिए, F बराबर E Q। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग विद्युत। अब इसके बाद हम लोग इसका बीमा और मात्रक देख लेते हैं क्या होता है E बराबर F बटा Q नॉट का। तो आइए चलते हैं, मात्रक देख लीजिएगा। मात्रक होता है E का विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, बल बटा में आवेश, बल का मात्रक होता है न्यूटन और बटा में Q का मात्रक होता है कूलाम। तो इस प्रकार से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है। इसकी बीमा देख लीजिएगा, बीमा क्या होती है। तो बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है बड़ा ब्रैकेट में ML_T-2 होता है, और होल बटा में Q की बीमा क्या होती है, AT होती है। इसको आप ऊपर लेकर चले जाइए तो हो जाएगा ML_T-2 A-1 T-1, तो हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, जो भी हो। आधार समान है, L कहीं नहीं है तो L छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, 2 और 1 -3, तो हो जाएगा -3 A/-1, यही इसकी बीमा हो जाती है। दिशा बता ही चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। नेक्स्ट फिर देखते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसका निगमन करेंगे। यदि कोई आवेश रखा गया है तो उसके कारण उसके क्षेत्र में कोई आवेश रखेंगे तो उस पर कितना तीव्रता उत्पन्न होती है। तो हम लोग देख लेंगे, पहले चित्र बना देते हैं। माना कोई बिंदु आवेश O है, माने कोई बिंदु O है जिस पर आवेश Q रखा गया है। इससे R दूरी पर इसी के विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश, एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। इसके कारण उत्पन्न जो बल होगा वह बल Q से Q नॉट की ओर होगा। तो यहाँ पर बल उत्पन्न हो रहा है इसके कारण। तो यहाँ इस पर तीव्रता हमें निकालनी है कि कितना तीव्रता उत्पन्न हो रही है इसके कारण। तो ये तो जो स्टेटमेंट है यही लिख लेना होता है। माना जैसे लिखना होता है तो क्या लिखेंगे, माना एक बिंदु O है
जिस पर आवेश Q रखा गया Q है, इससे इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है और यह दोनों के बीच की दूरी R है। दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उस बल की दिशा Q से Q नॉट की ओर है। तो आइए इसको हल करते हैं, बताइएगा। तो दोनों Q और Q नॉट के मध्य उत्पन्न बल कितना होगा, उत्पन्न बल विद्युत बल कितना होगा। F = 1/4 पाई कूलम्ब बल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नहीं सॉरी Q1 के जगह पे Q है, Q2 के जगह पे Q नॉट बटे में R²। इतना हो गया। अब हम जानते हैं चूँकि तीव्रता का फार्मूला होता है, चूँकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला अभी हमने पढ़ा E = F बटा में Q नॉट। तो E = F बटा में Q नॉट, तो F की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, या F का मान यहाँ पर रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में R² होल बटा में Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो आपका फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R²। मतलब देखिएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R²। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक और भी डायरेक्शन के रूप में आता है, एकक सदिश के रूप में। जहाँ दिशा की बात होती है वहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी आ जाती है। और तो थोड़ा साउंड की दिक्कत थी, बाहर से आ रहा था। देखिए यहाँ पे तो आर कैप यहाँ पे डायरेक्शन हो जाती है, तो डायरेक्शन को हम आर एकक सदिश के रूप में 11 में पढ़े होंगे, तो आर कैप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पर भी आर कैप हो जाएगा, यहाँ पे आर कैप होगा एकक सदिश। इसका काम तब लगेगा जब यहाँ पे 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इस प्रकार का देगा सवाल में, तब इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे E = ये फार्मूला हो जाता है, एक किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो एक बिंदु आवेश के कारण जिस पर क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है उस आवेश से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी आवेश से मुख्यतः लेना देना होता है। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R²। एप्सिलॉन नॉट इसलिए रखे क्योंकि इनके मध्य में कोई माध्यम नहीं रखा गया, जिससे वायु है, निर्वात है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट है। माध्यम रहता तो एप्सिलॉन हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनेशन। द्विध्रुव, तो द्वि का मतलब दो होता है, ध्रुव का मतलब आप जानते हैं प्लस और माइनस पोलराइजेशन होती है, प्लस और माइनस पोलराइजेशन। तो यहीं से इसकी डिफिनेशन बनती है, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। दो समान परिमाण माने दोनों Q है और विपरीत प्रकृति माने एगो माइनस Q है तो एगो प्लस Q है, के बीच की दूरी सूक्ष्म दूरी 2D, सूक्ष्म दूरी 2D हो, कोई 2R भी लिखता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म दूरी 2D हो तो बने इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। एक बार फिर से जानिएगा, दो समान परिमाण के दो आवेश तथा विपरीत प्रकृति के हों और उनके मध्य की दूरी सूक्ष्म दूरी 2D हो, तो इस प्रकार के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब इसी में आ जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव यही चित्र रहेगा। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके मध्य की दूरी 2D के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टो कहते हैं। इसे हम टो से दर्शाते हैं।
चलिए देखते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे। तो जो है बल आघूर्ण को दर्शाते हैं, गड़बड़ हो गई, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दर्शाते हैं। तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2D, यानी P इज इक्वल टू 2QD भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। एक बार फिर से जान लीजिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव युग्म में एक आवेश का परिमाण तथा बीच की दूरी 2D के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे हम P से दर्शाते हैं, P बराबर 2QD। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो 2 का मात्रक तो होता नहीं है, Q का मात्रक होता है कूलाम, और गुणे D का मात्रक होता है, D दूरी है तो इसका मात्रक मीटर हो जाता है, कूलाम गुणे मीटर हो जाता है। अब इसका बीमा देख लीजिएगा, बीमा हो जाता है, कूलाम की बीमा हो जाएगी AT और इसकी बीमा हो जाएगी L। तो हो जाएगा आपका, देखिए तो हो जाएगा LTA। यहाँ पे यम नहीं है तो हम लोग बेसिक तौर पर यम लिख लेते हैं, यम नहीं है तो इसके ऊपर 0 लिख देंगे। एम है नहीं, तो LTA इसकी बीमा हो जाती है। एक इसका मात्रक और होता है, एक इसका मात्रक डेबाई होता है, याद रखिएगा, कहीं बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ सकता है। डेबाई भी द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक होता है। एक डेबाई इज इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलाम गुणे मीटर, कूलाम मीटर होता है एक डेबाई इज इक्वल टू। अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। पीछे अभी हम छोड़े हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता, निरक्षी स्थिति में तीव्रता और किसी भी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, इसलिए छोड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लेगा अभी और हमारे पास उतना ज़्यादा है नहीं, बहुत टाइम हो जा रहा है। देख लीजिए, कल वाला वीडियो में हम इसको बना देंगे तीनों को। तो आइए पहले ये वाला जान लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण कितना होगा। तो देखिए, माना पहले एक विद्युत क्षेत्र बना देते हैं। माना एक विद्युत क्षेत्र ई है, विद्युत क्षेत्र में समान दूरी पर होते ही है, आप सबको पता है विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश होती है विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है, AB रखा गया है। बिंदु A पर -Q आवेश है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों, तो रख दिए ना, और उसके मध्य की दूरी 2D हो तो उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव AB को रखा गया है। तो Q पर जो बल होगा वह F2 इधर काम करेगा। अभी हम पीछे बताए हैं E इज इक्वल टू F बटा में Q0, तो F इज इक्वल टू EQ बताए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, F2 इज इक्वल टू -EQ और इधर बल काम करेगा F1 इज इक्वल टू +EQ काम करेगा। तो इसके बाद हम देखिए आघूर्ण भी निकालना है। आघूर्ण का मतलब होता है यदि कोई यहाँ पर पिंड आप रख दें, तो यदि कोई यहाँ पर घूमने वाला चीज रख दे तो एक नीचे बल काम करेगा, एक ऊपर बल काम करेगा, तभी तो यह आघूर्णित होगा, घूमेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में बल काम करता है। अब यहाँ से एक हम लंबवत दूरी लिख देते हैं, क्योंकि बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे लंबवत, बल की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी निकालना ही पड़ेगा। ये बताइए, मान लीजिए हम थीटा एंगल मान लें। कोई कहेगा सर जी थीटा, तो थीटा मान लेते हैं, कोई थीटा डिग्री पर है ये, तो सभी जगह पर थीटा। ये बताइए, इसको मान लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, यह लंब है या कर्ण है, तो हम लोग देखिए निकाल लेते हैं। त्रिभुज AOB में हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा में BO बटा में कर्ण AB
तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी ओ। तो बी ओ का वैल्यू हमको पता नहीं है, बी ओ बटा में ए बी का पता है 2D, तो 2D को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा बी ओ इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। यहाँ से निकल गया। अब हम बल आघूर्ण निकाल लेते हैं, इसलिए बल आघूर्ण टाउ से दर्शाते हैं। बल देखिए द्विध्रुव आघूर्ण को P से और बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल जो है F1 को ले लेते हैं गुणे लंबवत दूरी BO को ले लेते हैं। यही लंबवत दूरी है F1 की, तो लंबवत डिस्टेंस होगी F1 का मान हो गया EQ गुणे BO, EQ गुणे BO का मान अभी निकाले हैं 2D साइन थीटा। हो जाएगा E इंटू, इसको एक साथ रख लीजिए, बताते हैं क्यों, 2QD गुणे साइन थीटा। याद रहे 2QD अभी हम पढ़ के आए द्विध्रुव आघूर्ण 2QD होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे E इंटू P साइन थीटा। यहाँ पर लिख दीजिएगा चूँकि P इज इक्वल टू 2QD, तो हो जाएगा, इसको अच्छे से कर लीजिए, PE साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यही सूत्र हुआ। तो बल आघूर्ण का सूत्र PE साइन थीटा हुआ, तो बल का सूत्र क्या हो गया EQ। तो बल हो गया EQ और बल आघूर्ण हो गया PE साइन थीटा। इसके बाद हम लोग विशेष स्थिति पढ़ेंगे, तो नोट में थोड़ा देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा हो गया, या आप उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। देखिए कभी आप पढ़े होंगे A क्रॉस B बराबर क्या होता है, तो A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो बहुविकल्पी रूप में कभी कभी पूछ देता है टाउ बराबर ये वाला कि ये वाला, तो दोनों सही है, ठीक ना। इसी का ये क्रॉस रूप है और इसका प्रसार रूप है। तो आइए अब इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा, तो बताइए P का मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक अभी ना हम लोग पढ़े कूलाम इंटू मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर गुणे तीव्रता का मात्रक पढ़े थे न्यूटन प्रति कूलाम पढ़े थे, ठीक है। तो कूलाम से कूलाम कट गया तो न्यूटन मीटर बच गया, तो न्यूटन गुणे मीटर इसका मात्रक होता है। इसको प्रतीक रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हो, मात्रक हो गया। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं बीमा क्या होती है, तो न्यूटन की बीमा हो जाती है, बल की बीमा हो जाती है, न्यूटन बल का मात्रक है। तो MLT-2 मीटर का क्या हो जाता है, तो हो जाएगा L। अब गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना, ML112 ML2T-2, यह इसकी बीमा हो जाती है। अब हम लोग आगे चलते हैं विशेष स्थिति पे।